Atharv, you know the procedure already. I'm making you co-host and I'm leaving. Coach the young holiday. Host.
हेलो कृतन, नमस्ते सर। कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। यहाँ पर कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है बेटा? सर अभी सभी पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन नहीं करा है। नहीं, लेकिन कौन सी दो टीम्स हैं? सर आई थिंक सिंधिया और RIMC। सिंधिया और RIMC। तो फिर मेरे पास शीट गलत आ गई है बेटा। एक सेकेंड सर। सर हाँ सर, अभी वो चेंज ही हुआ है सर। सर आप के पास कौन सी शीट आई है फिर? ये आई है दून स्कूल और मेयो कॉलेज गर्ल्स। समझे? एक सेकंड से बोल। सर दून स्कूल और मैं आपको सर लिंक मेरे पास सभापति वाला लिंक दून स्कूल वाला भेज दो बेटा। एक सेकेंड सर। सर 1 मिनट। हाँ बेटा, अभी तो टाइम है हमारे पास 3-4 मिनट, तो तुम आराम से करो। शशांक सर, आप क्या बोल रहे थे? कोई दिक्कत है क्या? MGP से आप म्यूट पे हैं। देखो बेटा, मेरे पास वो शीट आई है जो स्कूल्स यहाँ नहीं है। मेरे पास शीट आई है दून स्कूल और एक से अच्छा, वो जो लिंक उसमें था मेल में, उस पे बेटा, मैं 1 सेकेंड से आपको वो ठीक करके भेज तो दूँ। इस रूम वाला भेज देना। मैं चार्ट पे डाल देता हूँ आपको। मैं अभी ऐसे से आप ही को कॉल करने वाला था कि आप पहुंच गए क्या? मुझे जी सर, मेरे को लगा हो मैं, सकता है मैं नहीं देख पाऊँ। मैं पहुंचा हुआ था और फिर मैंने देखा टीम RIMC दिख रही है मुझे, लेकिन यहाँ तो दूसरी वो होनी चाहिए जी सर, मेरे नहीं पास तो। भेजता, मैं भेजता। बाकी सारे रूम्स में लोग पहुंच गए? सर अभी देख के आया हूँ, बहुत अभी पहुंच रहे हैं, मतलब बस 1 ही 2 मिनट में सब पहुंच जाएंगे, सब पंक्चुअल लोग हैं।
MGP सर मैंने चैट पे एक लिंक डाला है, उसको एक बार खोल के देख लीजिए। देखता हूँ। खुल रहा है। अब मेरे पास सिंधिया स्कूल और आ रहा है। RIMC का, जहां पर जी सर। SH सर और शशांक सर, ये हाँ, दो लोग जज हैं। तो मैं इसी रूम में हूँ ना। यस सर। चलो ठीक है सर। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Pratin sorted? Yes. Okay. चलो, बेस्ट ऑफ लक, आई लीव। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर सी फॉर्म को यहीं ज्वाइन करना था ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। क्या सिंधिया की टीम आ चुकी है यहाँ पर? जी जी सर। आवाज आई नहीं मेरे पास। जी आ चुकी है। जी आ चुकी है, तो दोनों जजेस भी आ चुके हैं, टीम भी आ चुकी है। तो ये सही समय है कि हम लोग अपनी प्रतियोगिता का प्रारंभ करें। अगर दोनों टीम तैयार है तो क्या दोनों ही टीम के सारे सदस्य आ चुके हैं? टीम RIMC? जी सर। ठीक है। मैं जजेस से भी स्वीकृति लेना चाहूंगा। डॉक्टर शुक्ला, क्या आप तक मेरी आवाज जी, आपकी अनुमति? शशांक जी, आपकी अनुमति? जी अवश्य अवश्य। ठीक है। तो कमला जीवन अंतर विद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता जो हिंदी की है 2021 की, उसके क्वार्टर फाइनल में आप सबका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जो यात्रा तय करी, बड़ी सुगम और बड़ी अच्छी रही। विद्यार्थियों को सीखने को मिला, सभापति और निर्णायक के तौर पर हमको भी सीखने को मिला, और बहुत सारे बच्चे जो आते हैं सुनने के लिए, उनको भी कुछ नया जानने और सीखने को मिला। तो आज जो सदन में विषय प्रस्तावित है वह है प्रतियोगी खेल हमारी हिंसा की आदिम प्रवृत्ति के द्योतक है। एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, प्रतियोगी खेल हमारी हिंसा की आदिम प्रवृत्ति के द्योतक है। इसके पक्ष में RIMC देहरादून की टीम बोल रही है और इसके विपक्ष में सिंधिया स्कूल ग्वालियर की टीम है। बहुत बार नियम दोहराए जा चुके हैं, लेकिन उनमें जो सबसे मुख्य होता है क्रम दोहरा देना। मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वह क्रम प्रतियोगिता के प्रारंभ में ही बता दूं। सबसे पहले पक्ष के प्रथम वक्ता स्वास्तिक ठाकुर आएंगे। तदुपरांत विपक्ष की प्रथम वक्ता आदित्य सिंह आएंगे, और फिर से पक्ष के द्वितीय वक्ता सिद्धार्थ सिंह, जो अपने दल के मत का विस्तार करेंगे, और उसके बाद सिंधिया स्कूल की परीक्षिता सिंह आएंगी और वो भी अपने दल के जो भी मत हैं उनको विस्तार देंगी। और फिर नकुल सिंह राठौर जी आएंगे RIMC से। ये 2 बार आएंगे। पहली बार 2 मिनट के लिए अपनी वक्तृता करेंगे, अपने दल के तर्कों का समाहार करेंगे,
और फिर उसके बाद सिंधिया स्कूल से आयुष्मान राय आएंगे, जो पहले 2 मिनट में अपने दल के तर्कों का समाहार करेंगे, उपसंहार करेंगे, और उसके बाद जो भी उनके विपक्ष में दल है, और इस केस में मत के पक्ष में बोला जाने वाला दल RIMC के तर्कों का खंडन करेंगे। और फिर से एक बार आदित्य जी आएंगे और पक्ष की तरफ से विपक्ष के जितने भी तर्क हैं उनका खंडन करने के लिए, और उसके बाद परिणाम होगा। तो अधिक समय मैं नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आज के दोनों निर्णायकों से आपका परिचय करा दूं। हमारे पहले निर्णायक हैं डॉक्टर अरविंद नाथ शुक्ल जी, जो हिंदी विभाग में पिछले लगभग 30 वर्षों से हैं, और अक्सर जो कार्य भीष्म पितामह का हुआ करता है वह इनका रहता है। जहां कहीं पर भी रास्ता देखने की जरूरत होती है विभाग को, या कुछ और मामलों में भी, हम लोग इनकी तरफ देख लेते हैं। तो आपका स्वागत है डॉक्टर शुक्ला। और इसके बाद जो हमारे आज के दूसरे जज हैं श्री शशांक पांडे जी, आप हाई कोर्ट में और ऐसे ही एक और ट्रिब्यूनल में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और पुराने समय से ही वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताओं से जुड़े रहे हैं, उनमें प्रतिभाग किया है, और पिछले लंबे समय से निर्णायकत्व का भार भी वहन करते रहे। तो आपका भी स्वागत है। और इसी के साथ अब प्रतियोगिता के पहले वक्ता RIMC के स्वास्तिक ठाकुर जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आएं और अपने दल की तरफ से अपने तर्कों को, अपनी वक्तृता को यहां प्रस्तुत करें। स्वास्तिक। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी हाँ, पहुंच पा रही है, लेकिन एक मिनट मेरी उसी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज स्वास्तिक को पिन कर दें स्क्रीन पर। और सर हम टाइमर भी स्टार्ट कर रहे हैं, 1 सेकेंड। जरा 1 मिनट स्वास्तिक लगेगा। टाइमर स्टार्ट हो रहा है और आपको पिन किया जा रहा है। मैं कर रहा हूँ। मतलब टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं स्वास्तिक को स्पॉटलाइट कर देता हूँ। जब स्वास्तिक जी बोलना शुरू कर दें तभी टाइमर स्टार्ट करिएगा। जी सर, स्वास्तिक जी स्पॉटलाइट पे है। जी स्वास्तिक, अब आप अपनी वक्तव्य प्रारंभ करें। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? जी, बहुत साफ। धन्यवाद सर। नमस्कार देवियों एवं सज्जनों, आज मैं पक्ष दल का प्रथम वक्ता होने के नाते सदन को इस विषय के मूल अर्थ से अवगत कराना अपना कर्तव्य समझता हूं। आज सदन में वाद विवाद का विषय है प्रतियोगी खेल हमारी हिंसा की आदिम प्रवृत्ति के द्योतक हैं, और पक्ष दल अपने तर्कों से आपको यह साबित कर देगा कि किस प्रकार प्रतियोगी खेल हमारी हिंसक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। सर्वप्रथम, प्रतियोगी खेल का अर्थ है वे खेल जिससे प्रतिस्पर्धा की भावना जुड़ी हो। अब हिंसा किसी व्यक्ति, समुदाय, देश अथवा जाति के विरुद्ध शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक शक्ति का दुरुपयोग करना है। दोहराना चाहता हूं, शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक तीनों प्रकार की हिंसा मौजूद हैं। आदिम प्रवृत्ति का अर्थ है आदि मानव के समान हिंसक होना, एवं द्योतक का अर्थ है प्रतीक अथवा सूचक होना। सर्वप्रथम इस विषय के संदर्भ में मैं यह स्थापित करना चाहता हूं कि हिंसक प्रवृत्ति मानव प्रवृत्ति का ही एक हिस्सा है, एवं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें युवन नोआ हरारी के द्वारा लिखी गई किताब सेपियंस से मिलता है, जिसके अनुसार करीब 70,000 साल पहले मानव की 6 प्रजातियां मौजूद थी, परंतु अब न केवल मानव के भौतिक ज्ञान के कारण बल्कि प्रतिस्पर्धा एवं हिंसक प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप केवल एक ही जाति मौजूद है। जब मनुष्य ने कई हजारों साल पहले ऑस्ट्रेलिया में पहली बार कदम रखा था, तब वहां मेगाफोन्स की जनसंख्या बहुत अधिक थी, परंतु कुछ ही सालों में मानव के इसी हिंसक प्रवृत्ति के कारण उनकी 90% जनसंख्या दुर्लभ हो गई। चलिए अब मैं विषय की ओर बढ़ते हुए आप सभी को प्रतियोगी खेलों में शामिल हिंसा के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। प्रतियोगी खेलों में मुख्य तौर पर 2 प्रकार के हिंसा मौजूद हैं। सर्वप्रथम खिलाड़ियों द्वारा किया गया हिंसा, एवं द्वितीय जनसमूह के द्वारा किया गया हिंसा। हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के रजत पदक विजेता रवि दहिया के सेमीफाइनल के विरोधी अरताज सना ने उन्हें कुश्ती के मुकाबले में बाजू पर बुरी तरह काटा, जो कि कुश्ती के नियमों के विरुद्ध है, एवं यह खिलाड़ियों द्वारा दर्शित किया गया हिंसा है, जो कि
जो कि यह एक खिलाड़ियों द्वारा किया गया हिंसा का एक नमूना है। हाल ही में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हुई सीरीज में भारत के 2 खिलाड़ी मोहम्मद सिराज एवं जसप्रीत बुमराह के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन जन समूह द्वारा नस्लीय भेदभाव किया गया। यह जन समूह के द्वारा किए गए हिंसा का एक उदाहरण है। इसके बाद मेरे दूसरे वक्ता यहां आकर वर्तमान परिवेश में विषय की प्रासंगिकता के बारे में आपको बताएंगे एवं तृतीय वक्ता यहां आकर हमारे दल के तर्कों का समाहार करेंगे एवं विपक्षी दल के तर्कों का खंडन करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, पर अपने विचारों को नहीं। वक्ता ने 3 मिनट 1 सेकंड का समय लिया, जो कि समय सीमा के अंदर था। जब मुझे निर्णायकों से स्वीकृति मिलेगी तब मैं आदित्य सिंह जी को आमंत्रित करूंगा सिंधिया स्कूल से कि वे आए और अपनी बातों को सदन के सामने रखें। लेकिन पहले मुझे गो अहेड फ्रॉम माय साइड। ओके, हाँ बुला लीजिए, आप बुला लीजिए। अच्छा, आदित्य जी प्लीज आप ओसी टीम आदित्य जी को पिन कर देगी अगर तो बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। आदित्य जी, क्या आप मुझे देख सुन सकते हैं? जी, बहुत अच्छे ढंग से, आप दिख भी बहुत अच्छे रहे। धन्यवाद। तो क्या मैं शुरू करूं? जरूर। जीतने और हारने के प्रति आपकी प्रतिक्रिया ही आपको विजेता या हारने वाला बनाती है। हैरी शीह जैसे लोगों के ऐसे ही कुछ शब्द तो हमें पूरे मन से खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शुभ संध्या आदरणीय सभापति महोदय और सभा में उपस्थित सभी सभासदों को मेरा प्रणाम। विषय की ओर बढ़ते हुए आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का मत कहता है, प्रतियोगी खेल हमारी हिंसा की आदिम प्रवृत्ति के द्योतक हैं, और मैं इससे पूर्णतः असहमत होकर अपने विचारों की प्रस्तुति शब्दों के रूप में आपके सामने देना चाहूंगा। मैं अपने दल का प्रथम वक्ता होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और आपको विषय से अवगत कराऊंगा तथा विषय का परिचय दूंगा। अब आपको प्रतियोगी खेल के बारे में बताना चाहूंगा महोदय। प्रतियोगी खेल सीधे शब्दों में उन खेलों को कहते हैं जिसमें प्रतिभागी एक दूसरे से जीतने के उद्देश्य से भाग लेते हैं, परंतु उसी दौरान खेल का पूरा आनंद भी लेते हैं। और किसी खेल की तुलना हिंसा से करना उस खेल का अपमान है महोदय, क्योंकि खेल केवल दौड़ भाग नहीं और प्रतियोगी खेल एक दूसरे के विरुद्ध जाना नहीं। खेल नियमों के गठन से बनता है, उनकी संरचना मूल्य पर होती है, और कोई खेल खिलाड़ियों से और उनकी खेल भावना से बनता है। और महोदय, प्रतियोगी खेल भी एक दूसरे के विरुद्ध जाना नहीं, बल्कि एक दूसरे के सामने नियमों के अंतर्गत अपनी कला का प्रदर्शन करना है। और इस कला के प्रदर्शन को हम हिंसा की आदिम प्रवृत्ति का द्योतक नहीं कह सकते महोदय, ये बेबुनियाद है। प्रतियोगी खेल उच्च स्तर पे सिर्फ मान्यता प्राप्त संगठन आयोजित कर सकते हैं जो नियमों से संरक्षित और अमन पर आधारित रहते हैं। ऐसे खेल शांति, सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देने के लिए एक सम्मोहक उपकरण है जो लोगों को सीमाओं, संस्कृतियों और धर्मों में एक साथ लाते हैं। खेल भावना, निष्पक्षता, अनुशासन और सम्मान जैसे मूल्यों पर आधारित रहते हैं ये खेल महोदय। एक खिलाड़ी अपने खेल का बहुत सम्मान करता है। खेल उसे रोजमर्रा के जीवन में हृदय की शांति के कुछ क्षण देता है, और यही प्रतियोगी खेल एक अच्छे खिलाड़ी को अपनी कला के प्रदर्शन के लिए मंच देते हैं महोदय, जिससे खिलाड़ी प्रसिद्धि पाता है और चंद पैसे भी कमा लेता है। बिल्कुल जैसे ये वाद विवाद प्रतियोगिता एक मंच की तरह मुझे और मेरे विपरीत दल वाले मित्रों को एक अवसर देती है अपना हुनर दिखाने का, वैसे ही प्रतियोगी खेल भी हुनर दिखाने के मंच है। और अगर यहाँ पर एक दूसरे के विरुद्ध जाकर अपना हुनर दिखाना गलत नहीं है, तो वहां खेल के मैदान में नियमों के अंतर्गत जीतने के लिए जी जान लड़ा देना हिंसा की आदिम प्रवृत्ति का द्योतक कैसे है महोदय? खेल जो वैश्विक स्तर पर पहचाने गए हैं वो स्वयं हिंसा के विरुद्ध हैं। खेल उच्च स्तर की चेतना पैदा कर सकते हैं जो प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद भी शांति, दया, सम्मान और सहयोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रतियोगी खेल में खिलाड़ी एक दूसरे को शत्रु नहीं बल्कि पूजनीय मानते हैं महोदय। इसको एक उदाहरण देके मैं सिद्ध करना चाहूंगा। अभी हाल फिलहाल में भारत के नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक हासिल किया, परंतु कम लोग ये बात जानते हैं कि उनकी जीत पर एक पाकिस्तानी प्रतिद्वंद्वी अरशाद नदीम ने उनको ट्विटर के माध्यम से अपनी प्रेरणा कहते हुए बधाई दी। भारत और पाकिस्तान अपने बीच के तनाव के लिए जाने गए हैं, परंतु अरशाद नदीम ने सिद्ध कर दिया है कि प्रतियोगी खेल में ऐसा कुछ नहीं है, और ये हिंसा की आदिम प्रवृत्ति का द्योतक तो बिल्कुल भी नहीं है। अंत में इतना कहना चाहूंगा महोदय, ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। जीवन एक खेल है, खेलना जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य। वक्ता ने 3 मिनट और 5 सेकंड का समय लिया, जो कि समय सीमा के अंदर था। धन्यवाद।
अब इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ RIMC देहरादून के सिद्धार्थ सिंह जी को कि वो आए और अपनी बातों को विस्तार के साथ रखें, लेकिन उससे पहले हमें निर्णायकों की अनुमति चाहिए होगी ताकि वो अपना काम खत्म कर लें और आपकी बात को ध्यान से सुन पाए। जी, मेरी तरफ से आप आगे बुला सकते हैं। Please go ahead from my side. ओके, सिद्धार्थ जी, अब सब आपको सुनने के लिए आतुर हैं। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से। सभापति महोदय की आज्ञा से। क्या खूब बात है कि आज जो विपक्ष दल के पहले वक्ता ने अपने वक्तव्य में जो सारी बात कही उससे विरुद्ध जॉर्ज ऑरवेल ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उसे मैं आज सदन के सामने लाना चाहता हूं। गंभीर खेल का निष्पक्ष खेल से कोई लेना देना नहीं है। यह घृणा, ईर्ष्या, घमंड, सभी नियमों की अवहेलना और हिंसा में दुखदाई सुख से बंधा है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह गोले बारूद के बिना एक युद्ध है। यह विचार जॉर्ज ऑरवेल के थे और आने वाले चंद मिनटों में मैं सदन को यह समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आज प्रतियोगी खेल हमारी हिंसा की आदम प्रवृत्ति के द्योतक हैं। शुभ संध्या देवियों एवं सज्जनों। आज मैं अपने दल का मत प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष दो तर्क लाया हूं। पहला, प्रतियोगी खेल की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। दूसरा, वर्तमान प्रतियोगी खेल में हिंसा की झलक और देशों में कूटनीतिक संबंध। तो ज्यादा समय जाहिर न करते हुए मैं अपने पहले तर्क की ओर बढ़ता हूं। मेरा पहला तर्क सदन से पूछता है कि प्रतियोगी खेलों की शुरुआत कैसे हुई थी। हम सबको यह उत्तर मालूम है, अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए और मनोरंजन के लिए। और यह मनोरंजन कैसे होता था? यह मनोरंजन देवियों एवं सज्जनों तब होता था जब राजा रानी अपने राज परिवार के साथ बैठकर एक कोने में बैठकर जब कैदियों को लड़ते हुए देखते थे, जब जानवरों को अपने जान देते हुए देखते थे और चंद पैसों या आजादी के लिए अपने एक दूसरे की जान लेते हुए देखते थे, वह था मनोरंजन। जी हां, वह था मनोरंजन। और ऐसे शुरू हुई थी हमारे देश की विश्व शांति और अमन का संदेश देने वाली यह प्रतियोगी खेल। हम देख सकते हैं कि यदि हम इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो कोलोसियम, जो आज रोम की इटली का एक शान बन चुका है, वहां आज से सैकड़ों वर्ष पहले भी ऐसे कुकर्म होते थे। वहां पर लड़ने वाले कैदियों का नाम ग्लैडिएटर्स होता था और उनमें से विजेता सिर्फ एक होता था जो आखिर तक जीवित रह सकता था। यह उनकी या उनके सभ्यता की गलती नहीं थी। इसका कारण था हमारे मनुष्य की हिंसा की आदम प्रवृत्ति, जो इस प्रतियोगी खेल के कारण सामने बाहर आती थी, साफ बाहर आती थी। मेरा दूसरा तर्क इसी तर्क से जुड़ा हुआ है, जो इसे वर्तमान परिवेश में एक नई दिशा देता है। वर्तमान खेलों में भी यदि हम देखें तो आज यह हिंसा जाहिर है, आज यह हिंसा सामने आती है। बॉक्सिंग से लेकर WWE एवं UFC में आज भी खून खराबा बड़े पैमाने पर होता है। जलीकट्टू एवं बुल फाइटिंग जानवरों को भी इस हिंसा के प्रवृत्ति में ढकेल देती है। और आज हम देखें तो हर एक खिलाड़ी, आज कई खिलाड़ी हैं जो आज इन ड्रग्स का इस्तेमाल करके अपने हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, जो ये साफ दर्शाता है कि आज ये प्रतियोगी खेल हमारी हिंसा की प्रवृत्ति को, हमारी आदम प्रवृत्ति का एक द्योतक है। यदि हम देखें तो हॉकी, क्रिकेट एवं फुटबॉल, जो आज एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शनीय गेम है, आज खेल है, वो उसमें आज खिलाड़ी के साथ जो दर्शक होते हैं वो भी इस हिंसा की चपेट में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए हम टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की बात कर लें, जब भारतीय महिला हॉकी टीम एक सराहनीय प्रदर्शन के बावजूद सेमीफाइनल में बाहर हो गई, तब वंदना कटारिया के घर पे, जो एक टीम की एक अमूल्य खिलाड़ी थी, उसके घर पे धमकियां आने लगी, जो आज मैं आपके सामने बता भी नहीं सकता। और इसका कारण क्या था? आज इसका कारण है यह हिंसक प्रवृत्ति जो इस प्रतियोगी खेल के कारण बाहर आ रही है। ध्यान देने की बात है, जैसा कि विपक्षी दल के पहले वक्ता ने भारत एवं पाकिस्तान के बारे में बताया, कि आज जब भी भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी प्रतियोगी खेल की शुरुआत होती है तो उसमें बहुत ही मनोरंजन होता है और उसके साथ शुरू होती है यह हिंसा, जो हम सब देखते हैं कि जब कोई भी इनमें से कोई भी देश हार जाता है तो वो अपने हिंसा का प्रदर्शन करता है, जो ये साफ दिखाता है कि प्रतियोगी खेल हमारी हिंसा की आदम प्रवृत्ति के द्योतक हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने मत का अंत करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। और इसके बाद
मैं आमंत्रित करूंगा द सिंधिया स्कूल से परीक्षिता सिंह जी को आएंगी और अपनी बात को रखेंगी। लेकिन उससे पहले जब वो अपनी बात तभी रखना शुरू करेंगी जब हमें निर्णायकों से अनुमति मिल जाएगी। सॉरी अथर्व, मैं आपको आपके काम से बीच बीच में रोक देता हूँ, माफ करिएगा। हाँ, आप समय बता दीजिए। तो वक्ता ने 4 मिनट और 12 सेकंड का समय लिया, जो कि समय सीमा के अंदर था। धन्यवाद अथर्व। Go ahead from my side. ओके, ठीक है, आप परीक्षिता को, ओसी टीम परीक्षिता को आप पिन कर दें। जी, मैं दिखाई और सुनाई दे रही हूँ आप सबको। जी, बहुत अच्छे ढंग से आप दिखाई और सुनाई पड़ रही हैं। शुरू करूँ मैं? जी जी। सभा को मेरा सादर नमन। आज की सभा का मत कहता है कि प्रतियोगी खेल हमारी हिंसा की आदिम प्रवृत्ति के द्योगिक है, और मैं इस मत से पूर्ण रूप से असहमत होते हुए अपने विचार आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। और अपने दल की दूसरी वक्ता होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इस मत को गहराई तक ले जाऊं। जैसा कि मेरे पहले वक्ता आए और इस विषय से परिचित कराते हुए उन्होंने ये कहा कि खेल जो वैश्विक स्तर पर पहचाने जाते हैं वे स्वयं हिंसा के विरुद्ध होते हैं, और इस विषय को विस्तार में ले जाते हुए मैं राष्ट्रों की बात करना चाहूंगी। खेल राष्ट्रों को एकजुट करता है और देशों के बीच शांति बनाता है, क्योंकि प्रत्येक देश दूसरे देशों को स्वसंगठित खेलों में आमंत्रित करना चाहता है। ये राष्ट्रों के बीच मित्रता बनाता है। एक बेहतर और अधिक मनोरंजक खेल आयोजना बनाने के लिए देश अन्य देशों के अनुकूल होने का प्रयास करते हैं। इसीलिए प्रतियोगी खेल हमारी हिंसा की आदिम प्रवृत्ति के द्योतक नहीं है। देशों के बीच खेलों का आयोजन बहुत लंबे समय से एक परंपरा रही है। लोगों का मनोरंजन करने के लिए और सद्भाव बनाने के लिए खेल इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और खेल हिंसा के उद्देश्य से बिल्कुल भी आयोजित नहीं किए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जिस भी खेल में भाग ले रहे हैं उसमें अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि वे अपनी आत्मा और शरीर को चुनौती दे रहे हैं, ना कि एक दूसरे के बीच नफरत पैदा कर रहे हैं। खेल एक स्वस्थ वातावरण बनाते हैं और लोगों के बीच संबंधों को विकसित करने के लिए सेतु का काम करते हैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा और कई अन्य प्रसिद्ध हस्तियां इस क्षेत्र में रोल मॉडल हैं। इसीलिए खेल प्रतिस्पर्धी होने के बावजूद राष्ट्र को एकजुट करता है। उदाहरण के लिए ओलंपिक ध्वज को लीजिए। ओलंपिक ध्वज में एक सफेद पृष्ठभूमि है जिसमें केंद्र में 5 इंटरलेस्ड रिंग है, नीला, पीला, काला और हरा और लाल। ये डिजाइन प्रतीकात्मक है। ये दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है जो ओलंपिक से एकजुट है। और जब दुनिया का सबसे बड़ा खेल समागम का झंडा एकजुटता को दर्शाता है, तो मेरे विपक्षी मित्र कैसे कह सकते हैं कि प्रतियोगी खेल स्वभाव से आदिम है? और एक बार ओलंपिक में ऐसी स्थिति भी आई जहां 2 एथलीटों ने, जो कि विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को साझा करते थे, उन्होंने एक दूसरे के प्रदर्शन की सराहना की और स्वर्ण पदक साझा करने का फैसला लिया। क्या आपको नहीं लगता कि यह उदाहरण दर्शाता है कि कैसे दुनिया के विभिन्न कोनों के लोग एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं? और क्या अभी भी मेरे विपक्षी मित्र कहेंगे कि प्रतियोगी खेल हमारी हिंसा की आदिम प्रवृत्ति के द्योतक है? नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, खेल में दुनिया को बदलने की ताकत है, इसमें प्रेरणा देने की शक्ति है, इसमें लोगों को उस तरह से एकजुट करने की शक्ति है जैसा और कोई नहीं करता। ये युवाओं से उसी भाषा में बात करता है जिसे वे समझते हैं। खेल आशा पैदा कर सकता है जहां एक बार केवल निराशा थी। ये नस्लीय बाधाओं को तोड़ने में सरकारी की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ये हर तरह के भेदभाव के सामने हंसता है। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी, लेकिन अपने विचारों को नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद परीक्षिता। और इसके बाद
जो पक्ष दल के अंतिम वक्ता हैं, जिनको 2 बार आना है अपनी वक्तृता के लिए, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, श्री नकुल सिंह राठौर जी को। और अब माफ करिए अथर्व, मैं हर बार आपके बात को काट देता हूँ। सर वक्ता ने 3 मिनट और 55 सेकंड का समय लिया, जो कि समय सीमा के अंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। तो नकुल जी को हम सुनेंगे आगे, जैसे ही निर्णायक हमें ग्रीन सिग्नल दे देते हैं वैसे ही। Go ahead from my side. हाँ, मेरी ओर से भी आपसे प्रार्थना है कि बुला लीजिए। धन्यवाद। अब नकुल जी, नहीं आ रही है आपकी आवाज, अब म्यूट हैं आप। अब आप बोल सकते हैं। अब क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? जी, वैसी जैसी पिछले चक्र में पहुंच रही थी। फिर से म्यूट हो गया। सर माफी चाहता हूं, मैं दोबारा शुरुआत करना चाहूंगा। सभापति महोदय की आज्ञा से, आज विपक्ष दल जब हमारे समक्ष आकर ओलंपिक के कई सारे उदाहरण देता है, तो मेरे मस्तिष्क में ओलंपिक्स का ही एक उदाहरण आता है। जब बेलारूस की एक धावक ने बेलारूस के कोचों के विरुद्ध कुछ बोला और उसे अपने ही देश से भागना पड़ा, वह अब मारी मारी भटक रही है, दूसरों देशों में जाने की कोशिश कर रही है। शुभ संध्या देवियों एवं सज्जनों, आज मैं पक्ष का तीसरा वक्ता होने के नाते अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। यह जानना अति आवश्यक है कि अगर कोई भी वस्तु किसी भी और वस्तु की द्योतक है या फिर उसकी सूचक है, तो इसका अर्थ यह है कि अगर 100 में से 1 में भी हमको उसकी झलक मिल जाती है, तो यानी वह वहां पर मौजूद है। और यही चीज आज हम यानी कि पक्ष दल आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं कि आज के यह खेल, प्रतियोगी खेल, इन चीजों के प्रतियोगी खेल हिंसक प्रवृत्ति के सूचक है। और बेलारूस की जिस धावक के बारे में बात कर रहा हूं, उसका भी यह उदाहरण है। जब हमारे विपक्षी दल ने हमारे समक्ष आकर खेल की आत्मा के बारे में बात करी, खेल और राष्ट्र के बारे में बात करी, मित्रता के बारे में बात करी, हम इन सब में से किसी से भी असहमत नहीं है। परंतु यह जानना अति आवश्यक है कि जिन उदाहरण तथा तर्कों से हमने अपना मत प्रस्तुत किया है, उनसे यह साबित होता है कि इन प्रतियोगी खेलों में भी हम आज तक हिंसक प्रवृत्ति के सूचक देख सकते हैं, और यह हमारे समक्ष बहुत ही अच्छी भलीभांति तरीके से मौजूद हैं। खेलों के विरुद्ध हम नहीं हैं, और यह इसलिए क्योंकि खेल हमें भी अच्छे लगते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि इंसान अपनी एक प्रवृत्ति को छुपा सके जो कि प्रतिस्पर्धा के कारण बाहर आती है। ठीक उसी तरह जैसे स्वामी द्रोण ने एकलव्य के बाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया था ताकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज रह सके। मेरे दल का उपसंहार मैं आपको अपने अगले वक्तव्य में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद नकुल। अथर्व, वक्ता ने पूरे 2 मिनट का समय लिया और उनके पास 1 मिनट का समय बाकी है। धन्यवाद अथर्व, इस बार मुझे आप याद रह गए। देखिए, अब मैं द सिंधिया स्कूल ग्वालियर के अंतिम वक्ता आयुष्मान जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी वक्तृता रखें, लेकिन उससे पहले निर्णायकों से हमें स्वीकृति चाहिए होगी। Go ahead from my side. जी, बुला लीजिए आप। जी आयुष्मान, अब आप। क्या आप मुझे देख सकते हैं? जी हाँ। और मुझे सुन भी सकते हैं? बहुत अच्छे ढंग से। मेरी एक इच्छा थी कि क्या हमारा टाइमर भी स्पॉटलाइट हो सकता है? वो मुझे ओसी टीम से पूछना पड़ेगा। अगर ओसी टीम सर 2 मिनट, सो फिर मैं एक्चुअली फोन पे कैलकुलेट कर रहा था, फिर मैं लैपटॉप। अच्छा, क्योंकि हाँ काफी अच्छा रहता अगर स्पॉटलाइट हो जाता तो। पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन अगर कुछ टेक्निकल ग्लिच हुई तो फिर जी आपको भी थोड़ा सा कोई परेशानी नहीं। जी तो ओसी टीम अगर जल्दी से हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो दिखाई दे रहा है। जी अब आयुष्मान सारी कलाकारी दिखा देनी है। जी
क्या मैं शुरू करूं? जी 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 जी। शुभ संध्या, सभा को मेरा हार्दिक नमन। आज मेरे दल के दोनों वक्ता आए और उन्होंने मत से हमें परिचित कराते हुए उसका विस्तार किया, और अब दल का तीसरा वक्ता होने के कारण मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं अपने दल के पदों का समाहार कर विपक्ष के विचारों का खंडन करूं। महोदय, हमारे दल का यह मानना है कि प्रतियोगी खेल यदि हिंसा के द्योतक होते तो समाज में उनका महत्व नहीं होता, यह विश्व स्तरीय अन्य प्रतियोगिताएं या ओलंपिक जैसे खेलों का आयोजन नहीं हो रहा होता। मेरे दल के प्रथम वक्ता यहाँ आए और उन्होंने हमें विषय से परिचित कराते हुए यह समझाया कि खेल नियमों के गठन से बनती है एवं उनकी संरचना मूल्यों पर होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि खेल भावनाओं से जुड़ी होती है और खेल में हमें एक दूसरे के विरुद्ध नहीं जाना होता, परंतु नियमों के अनुसार अपनी कला को प्रदर्शन करना होता है। फिर मेरी दल की द्वितीय वक्त्री आई और उन्होंने समझाया कि यह खेल किस प्रकार विभिन्न देशों, संस्कृतियों और धर्मों को एकजुट कर साथ लाता है। महोदय, उन्होंने सभा को यह बतलाया कि किस प्रकार यह खेल एक स्वास्थ्य वातावरण को बढ़ावा देते हैं। वो फ्रांसिस ने कहा था कि खेल हमें अनुभव और एकजुटता की संस्कृति फैलाने में मदद करते हैं। महोदय, अपना उपसंहार प्रस्तुत करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि खेलों का लोगों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में काफी योगदान रहा है। खेल दुनिया को एक सार्वभौमिक भाषा, अपनेपन और समर्थन की भावना के साथ प्रस्तुत करते हैं। आपसी सम्मान और सहिष्णुता को बढ़ावा देने में खेल महत्वपूर्ण सामाजिक और पारस्परिक कौशल सिखाता है। लोगों, विशेष रूप से युवाओं की मदद करने के लिए खेलों का उपयोग करना उन्हें असामाजिक व्यवहार, हिंसा, अपराध और नशीली दवा के उपयोग के चक्र में गिरने से बचाने के लिए यह एक प्रभावी उपकरण साबित हुए हैं, जिसको मेरा विपक्षी दल नकार नहीं सकता। महोदय, अब मैं अपने खंडन को प्रस्तुत करना चाहूंगा। महोदय, मेरे विपक्ष ने रवि दहिया का उदाहरण देते हुए बताया कि किस प्रकार विरोधी पहलवान ने उन्हें काटा, जिसका खंडन करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि सिर्फ ऐसी एक या दो घटनाओं को देख हम खेल की संपूर्ण भावना पर प्रश्न नहीं उठा सकते। अगर उदाहरण लेना है तो हमें उदाहरण लेना चाहिए मेसी और नेमार का, जो कोपा अमेरिका के फाइनल में भी गले मिलते नजर आए। महोदय, उन्होंने कहा कि वो ये भी भूल चुके हैं कि जानवरों पर अत्याचार होने वाले खेल प्रतियोगी खेल नहीं परंतु अंधविश्वास से भरे कार्य हैं। महोदय, मेरा विपक्षी दल भविष्य की भूतकाल की बात करते हुए शतकों पहले पहुंच गया, लेकिन अभी तक मानव जाति ने जितनी प्रगति की है, जितना विकास किया है, वो समझने से असफल है। मैं अपने वक्तव्य के अंत पर आते हुए विपक्षी दल से यही पूछना चाहूंगा कि अगर प्रतियोगी खेल हमारी हिंसा के आदि प्रवृत्ति के द्योतक होते तो क्या आज भी हम इतने बड़े स्तर पर खेलों का आयोजन कर रहे होते? धन्यवाद। धन्यवाद आयुष्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। अथर्व का काम टाइमर नहीं कर दिया, ये 3 मिनट 4 सेकंड में इन्होंने अपनी वक्तृता खत्म कर दी। और इसी के साथ अब जो परिणाम जो आने होते हैं वो आ रहे हैं। और सर ओ सॉरी, अरे ये मेरी गलती है, टीम RIMC से देखिए नकुल, सबसे बढ़िया चीज रही जा रही थी जो आप विपक्ष पर प्रहार करते हैं और मैं आपको वो मौका नहीं दे रहा था। नकुल स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सभापति महोदय की आज्ञा से पाकिस्तान में क्रिकेट मैचों का खेलना बंद होना, रशिया का ओलंपिक में भाग लेने से निषेध होना, ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो मैं आपको अभी गिना सकता हूं। चाहे वो यूरो कप 2020 का फाइनल हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के बीच खेले गए ऐसे अनगिनत क्रिकेट मैच हो जिनके बाद हिंसा हुई, और इसके बावजूद यह कहा गया है कि प्रतिभागी खेल हमारी हिंसक प्रवृत्ति को जागरूक नहीं कर सकते। यह जानना अति आवश्यक है कि हिंसक हमारी प्रवृत्ति है, वह हमारी मानवीय प्रवृत्ति का एक हिस्सा है, और इसी कारण प्रतिभागी खेल जो कि हमारी प्रतिस्पर्धा को जगाते हैं, इसी कारण वह हमारे समक्ष आ जाते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं। संहार की ओर बढ़ते हुए मेरे दल के प्रथम वक्ता ने आकर सभा के समक्ष परिभाषा प्रस्तुत करी, हिंसक प्रवृत्ति के अस्तित्व के बारे में बताया, अपने मत की स्थापना करी और प्रतियोगी खेलों के हिंसक चरित्र के भी उदाहरण दिए। जबकि दूसरे वक्ता ने आकर प्रतियोगी खेलों की शुरुआत, उसके वर्तमान रूप और उसके सोच और प्रभाव के बारे में बताया।
तो मैं अपने वक्तव्य का अंत इसी तरीके से करना चाहूंगा कि अगर कोई भी चीज हमें मिलती है तो इसका मतलब है कि उसका अस्तित्व है, चाहे वह थोड़ी सी ही क्यों ना हो। और इसीलिए मेरा यह मानना है कि इन खेलों में भी हम हिंसक प्रवृत्ति का अस्तित्व ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वह हमारी प्रवृत्ति है। धन्यवाद। धन्यवाद नकुल। और इसी के साथ हम सर, हाँ बेटा, मुझे टाइमिंग का थोड़ा ध्यान नहीं हुआ सर, क्योंकि स्टॉप वॉच चल नहीं रही थी। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था सर, 2 मिनट और 13 सेकंड का समय और 3 मिनट और 13 सेकंड का समय लिया, जो कि समय सीमा से अंदर था। मेरी तरफ नेट की प्रॉब्लम आ गई तो फिर कोई बात नहीं है। ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है। बड़ी बात ये है कि नकुल की वक्तृता अच्छी थी और समय सीमा में थी। तो सर वक्ता ने बोल दिया है। जी हाँ, अब सभी वक्ताओं ने बोल लिया है और अब मैं जब तक परिणाम आ रहे हैं तब तक मैं डॉक्टर शुक्ला से आग्रह करूंगा कि वो प्रतिभागियों के लिए कुछ शब्द जो आशीर्वचन और दिशा निर्देशन के हो सकते हैं वो कहें। आदरणीय सभापति जी, मेरे साथी निर्णायक बंधु, वक्तागण और अगर यहाँ उपस्थित हो तो श्रोतागण भी, आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये कि आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लगातार मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, मेरे धैर्य को लगातार बढ़ा रहे हैं, जिसका भविष्य में मुझे लाभ होने वाला है। वैसे ही इस वृद्ध शरीर को ये काम करा रहे हैं और काम करा कर जवान रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल सुबह से मृगांक जी ने जो मुझे अवसर दिए एक के बाद एक लगातार चौथी बार, उसके लिए मैं मृगांक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर बीच में वैसे नहीं बोला जाता है। आपको इतना अच्छा लगा उसके लिए हम साभार और अगले 2 मौके हम आपको और देंगे। क्योंकि मैं ये सोच रहा था असल में कि मृगांक ने कहा कि ये हमारे भीष्म पितामह हैं, तो मुझे भीष्म पितामह का नाम सुनते ही जिस चीज की सबसे पहले याद आई वो शरशैया थी। और अब मैं महसूस कर रहा हूं कि हाँ, मैं वास्तव में भीष्म पितामह बन चुका। खैर, ये तो परिहास की बात रही। शशांक की और इनकी पूरी टीम की, आदित्य सराफ और बाकी जो लोग बैठे हैं यहाँ, उनकी हम पे बड़ी कृपा रहती है कि हमें इस योग्य समझते हैं कि आप जैसे धुरंधर वक्ताओं के वक्तव्य को हम सुने और उनके ऊपर अपना निर्णय दें। निश्चित रूप से दोनों पक्षों ने बहुत बढ़िया तरह से अपनी बात कही। मैं ईमानदारी की बात कहूं तो हुआ ये कि जब एक वक्ता बोलने के लिए आता था तो मुझे लगता था कि बस यही अंतिम सत्य है। उसके बाद जब दूसरा वक्ता आता था तब लगता था कि नहीं, अंतिम सत्य तो ये है। तो एक के बाद एक 7 बार अंतिम सत्य मेरे लिए बदलता रहा। अब ये अंतिम सत्य क्या है, ये तो मैं और मेरे सहयोगी, हमने जो यहाँ अंक आपके लिए अंकित कर दिए हैं, उनसे पता चलेगी, वो बात की बात है। बस 1-2 बातें आप मेरी तरफ से देख लीजिए कि देखिए, वाद विवाद में, डिबेट में कुछ एक चीजों का ध्यान रखना होता है। कई दफा वक्ता लोग इस बात में भ्रमित हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि उदाहरण देने मात्र से हम किसी बात को साबित कर देते हैं। देखिए, केवल उदाहरण से आप किसी बात को साबित नहीं कर सकते। आपको उसके लिए एविडेंस तो देना ही पड़ता है, साथ में आपको उसके लिए तर्क देना पड़ता है कि उस उदाहरण से क्या बात निकलती है। और उदाहरणों के लिए ध्यान रखिए कि आपको उस शैली के और उस प्रकृति के उदाहरण देने होते हैं जिसकी आप बात कर रहे हो। आप पानी का उदाहरण देने के लिए आग को बीच में नहीं ला सकते। तो ये एक बात है जो संभवतः मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं कि आप लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जहां तक खेल का सवाल है, एक तो भाई हम तो सारे जीवन खेलते ही रहे, फील्ड में भी और फील्ड के बाहर भी। तो खेल तो हमारे जीवन का सबका हिस्सा है। आप सब लोग विद्यालयों में पढ़ते हैं, आप सब लोग खेलते ही होंगे। अब हमारी जो हिंसा की आदिम प्रवृत्ति है, आदिम प्रवृत्ति हमारी हिंसा की है या आदिम प्रवृत्ति हमारी स्पर्धा की है, प्रतियोगिता की है? अब ये तो आप लोगों का विचार का विषय था जिसके ऊपर आप लोगों ने बातचीत
की है। हाँ, इतना जरूर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अधिकतर खेल, ये सारे जो अधिकतर खेल हैं, ये मूलतः युद्ध कलाओं से आए हैं। चाहे दौड़ना हो, युद्ध की एक कला है, कुश्ती युद्ध की एक कला है, तलवारबाजी युद्ध की कला, शूटिंग युद्ध की कला, तीरंदाजी आर्चरी युद्ध की कला, गोला फेंक युद्ध की कला, हैमर थ्रो युद्ध की कला, भाला फेंक युद्धों से आई, ऊंचा उछलना युद्धों से आया, लंबी कूद लगाना युद्धों से आया, पोल वॉल्ट पुराने जमाने में किले की दीवारों को पार करने के लिए लंबे बांसों का प्रयोग किया जाता था, वहां वो भी युद्ध की कला से आया। कटे हुए सैनिकों के सिरों को पैरों से ढकेला जाता था, वो भी युद्ध की कला से आया। तो मेरा मानना यह है कि सारी जो अधिकतर खेल, हॉकी को छोड़कर, अधिकतर खेल, क्यों मृगांक जी, मैं कहता हूं कि हॉकी को छोड़कर बाकी सारे जो खेल हैं ये सब युद्ध कलाओं से आए हैं। अब आप ये समझ लीजिए, अच्छी बात। तो इसलिए अब ये है कि इसमें हिंसा भी, ये स्किल्स हैं, स्किल्स के साथ हिंसा की भावना आई है या नहीं आई है, आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत विचार किया। मुझे लगता है कि मुझे इस विषय पे बात अब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जैसा कि हमारी एक बच्ची ने कहा था कि मैं अपने भाषण को विराम देती हूँ, विचारों को नहीं, तो मैं भी अपने भाषण को विराम देता हूँ। और मृगांक जी का और इनकी आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये अवसर दिया कि मैं 2 शब्द आप लोगों से कह सकूं। धन्यवाद। अब मेरा आग्रह है दूसरे निर्णायक श्री शशांक पांडे जी से कि वे भी कुछ कहें प्रतिभागियों के लिए। सभी दोनों ही टीमों ने और सारे ही बच्चों ने, प्रतिभागियों ने बहुत अच्छा बोला। इनफैक्ट जो विषय था वो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं समझ पाता। मैं एक पेशे से वकील हूँ और मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या वकालत भी हमारी पूर्व कोई हिंसा का पार्ट था क्या, तो हिंसा को बढ़ावा देता था क्या। खैर, नेवरदलेस बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं और मैं अब ज्यादा नहीं बोलना चाहता इस विषय में। दोनों टीम्स बहुत अच्छा बोली और बाकी तो निर्णय अब सामने ही होगा। नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद। और अब निर्णय मेरे समक्ष है। तो जो निर्णय है वो इस प्रकार है कि इस क्वार्टर फाइनल राउंड में जो सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं वो हैं द सिंधिया स्कूल की परीक्षिता सिंह, और आज के इस क्वार्टर फाइनल का विजेता है द सिंधिया स्कूल। हालांकि हाल ये था कि जब मैंने किसी भी को भी सुना तो मेरा हाल गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास वाला था, लेकिन यह निर्णय भी कई बार बहुत सही चित्र दिखाता नहीं है। दोनों लगभग बराबर के दल थे, लेकिन एक को विजेता होना ही होता है, वो परंपरा है। तो उस परंपरा का निर्वाह के तहत आज सिंधिया स्कूल जीती है। और मैं यहाँ पर समापन करते समय सबसे पहले निर्णायकों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इतना कीमती समय हमें दिया, और उसके बाद हमारी ओसी टीम जो लगातार पर्दे के पीछे रह करके अथक प्रयासों से यह सब कुछ सफल करा रही है आयोजन, और सभी प्रतिभागियों को और उन बच्चों को जो सुनने आए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं इस प्रतियोगिता के इस चरण के समापन की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।